नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। खबर हाट और प्रदीप चौहान चैनल के इस साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपके सामने लाया हूँ। इंडो यूएस डील यानी भारत अमेरिका की डील की गाज गिरनी शुरू हो गई दरअसल। और जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि इस डील की गाज सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ेगी तो वो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं। उसके बाद बीजेपी पर इसकी गाज गिरेगी। इसीलिए शायद आपको चंद मंत्रियों के अलावा बाकी कोई इस डील को डिफेंड करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो गाज गिरनी तय थी उस पार्टी पर या उन दलों पर जिनका बेस वोट इससे इफेक्ट होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मार अगर किसी को पड़ रही है, किसी को खतरा है, जो राहुल गांधी भी बार बार कह रहे हैं, वो है इस देश के किसान। और किसानों की राजनीति करने वाली एनडीए में इस वक्त पार्टी है जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल। वही जयंत चौधरी जो कहते थे मैं चवन्नी थोड़ी हूँ, पलट जाऊंगा, और फिर 2 दिन बाद पलट गए थे। वो जयंत चौधरी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके अपनी ज़मीन पूरी तरह से खो चुके हैं, सिर्फ ये इंडो यूएस डील की वजह से। जगह जगह जाकर सफाइयां देते फिर रहे हैं, शाहरुख खान स्टाइल में मैं हूं ना कहते फिर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का उनको जवाब मिल रहा है, उस जवाब ने जयंत चौधरी की नींद हराम कर दी है। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि जयंत चौधरी कैसे इस डील को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उस पर किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अमेरिका से आलू तो आने वाला नहीं है, यहां अमेरिका से गेहूं नहीं आने वाला, वो जमाना चला गया। अमेरिका से धान नहीं आने वाला, फल सब्जियां भी नहीं आने वाली। आपका ये पैदा किया गया आम जरूर वहां जा सकता है, आपकी पैदा की गई फसलें वहां जरूर जा सकती हैं, वहां से दूध नहीं आने वाला। साफ मने, साफ इनकार है। और 2-2 भारत सरकार का एक ही शर्त थी कि हम व्यापार में विस्तार चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत के उत्पाद को बेहतर दाम मिले, भारत के कुटीर उद्योग को बेहतर अवसर मिले, भारत के नौजवान को नौकरियां मिले, भारत में आप निवेश करें। हम सब चीज चाहते हैं, लेकिन किसान के और कामगार के हित से हम समझौता नहीं कर सकते। ये एक ही शर्त भारत सरकार की थी। और जिनके साथ भी करार हो रहा है, चाहे यूरोप के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ, बड़े बड़े ताकतवर विकसित देशों के साथ और समूह के साथ जो व्यापार का करार हुआ है, सब में वो ही पहली शर्त है जो मानी गई। इसलिए कतई भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। और कहीं भी किसान को दिक्कत है तो मेरी तरफ निगाह मार लेना, मैं हूं ना। चौधरी अपना काम चला रहा, सरकार में है तो उनकी तो सरकार की तो कहनी पड़ेगी। हलवाई का ततैया हो, उसका हलवाई का काटने का नहीं, वो मिठाई पे वहीं बैठे रहेगा, हलवाई नु करू जाएगा। तो जयंत चौधरी की तो मजबूरी है, क्या करे। दोनों चीज़ें आपने सुनी। अब इसे और तफसील से बताने के लिए और ये कैसे जयंत चौधरी अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं सिर्फ मोदी का साथ देने की वजह से, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ेंगे जो खुद किसानों के साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं, जो फिलहाल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है किसान शक्ति संघ, उसके अध्यक्ष हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने वक्तव्य दिए हैं। देश की मतलब भारत की और इंटरनेशनल दोनों मीडिया में इनको आपने बहुत बार किसानों की बात करते हुए देखा होगा, किसानों के लिए स्टैंड लेते हुए देखा होगा। इनका नाम है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। आज आपको चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बताएंगे दरअसल कि वेस्टर्न यूपी खास करके पूरी जाटलैंड का जिक्र करेंगे कि पूरी जाटलैंड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस इंडो यूएस डील का, लेकिन वेस्टर्न यूपी में खास करके जयंत चौधरी की पूरी राजनीतिक जो विरासत है या उनकी जो राजनीति है वो कैसे सिमट गई है इस इंडो यूएस डील की वजह से, ये आपको बताएंगे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं चौधरी साहब हमारी स्क्रीन पर आ गए, पुष्पेंद्र जी हमारी स्क्रीन पर आ गए। पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चौधरी पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर हाट पर।
और आप बड़े लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे थे, हमें बहुत मुद्दों पर आपसे बात करनी थी, और आज अल्टीमेटली आप आ गए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जी, धन्यवाद चौहान साहब। जी। अब मैं सीधा लाग लपेट नहीं, सीधा सवाल पूछूँगा, जिस इलाके से आप आते हैं और जिनकी फ़ोटो आपने पीछे लगा रखी है, उन्हीं के रिलेटेड सीधा सवाल पूछता हूँ। ये क्या चल रहा है, खास करके यूएस इंडो यूएस डील को लेकर? चौधरी साहब, चौधरी जयंत चौधरी जी थोड़े पसोपेश में नजर आ रहे हैं। कोई उन्हें टकैत साहब कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। एक्चुअल में असर दिखने लग गया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडो यूएस डील का सबसे पहला फॉल आउट जो है वो जयंत चौधरी के इलाके में या उन पर दिख रहा है। क्या सच्चाई है इसमें, क्या सारा मामला है? थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए प्रदीप जी, हुआ क्या था कि जब इंडो यूएस डील हुई तो उसके बाद अनेकों मंत्रियों ने, जिनका वो विभाग था, तरह तरह के बयान इसकी प्रशंसा में दिए। और जयंत चौधरी क्योंकि पश्चिम यूपी से आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उन्होंने भी एक जनसभा में कह दिया कि भाई बड़ी अच्छी डील है, ये आइटम वहां से नहीं आएगा और मैं हूं ना, इस तरह की बयानबाजी की कि भाई मैं किसानों के पक्ष में खड़ा हूं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या आएगा और उसका क्या क्या कंसिक्वेंस होगा। तो वास्तविकता तो किसान ये जानना चाहते थे कि जो जो सामान आएगा उससे हमें क्या नुकसान फायदा होगा। तो क्या नहीं आएगा इसकी बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने उस डील का जो भी चीज आई अखबारों में विस्तार से उसका अध्ययन किया, तो उसमें हमें मालूम है कि काफी उससे जो है नुकसान होने की संभावना है। तो उसके रिएक्शन में बड़े किसान नेता, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है और उनके अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई ये जो जयंत चौधरी हैं ये हलवाई का ततैया है। तो हलवाई का ततैया जो है वो हलवाई को नहीं काटता। उन्होंने अपनी देशी भाषा में इस तरह की बात कह दी, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गई और विवादित हो गई। उसके रिएक्शन में इन्होंने एक ट्वीट किया या फेसबुक पे डाला जयंत चौधरी ने कि साहब जो हलवाई और ततैये की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं मुझे मीठे का कोई शौक नहीं है। अब इसके पीछे आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि हलवाई का ततैया ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो वहां आप अक्सर देखेंगे कि हलवाई और छोटे कस्बों में मिठाई वगैरह बनाते रहते हैं, तो कढ़ाई के आसपास और वो सब जो है वहां पर मधुमक्खियां, ततैये, मक्खी भिनभिनाती रहती हैं। तो वो मिठाई खाने के लिए या रस चाटने के लिए वहां पर आते हैं। और उन्होंने उसी चीज का उदाहरण दिया। और वो हलवाई उनको हाथ से जब हटाता है तो वो काटते नहीं है, भिनभिना के फिर वहीं आ जाते हैं। तो उन्होंने उदाहरण यही दिया नरेश टिकैत जी ने कि भाई जिस तरीके से हलवाई का ततैया हलवाई को नहीं काटता, और क्योंकि उसको कुछ वहां से मलाई मिल रही होती है, मीठा मिल रहा होता है और सुख वो भोग रहा होता है, तो वही चीज जयंत चौधरी पे अप्लाई होती है कि यहाँ पर हलवाई तो है मोदी जी या सरकार, और जो सत्ता की मलाई ये चाट रहे हैं लगातार, उसकी वजह से ये उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो उनके फेवर में ही बोलेंगे। यूएस डील का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा। और वास्तविकता भी यही है कि जब आप किसी चीज को चाट रहे हो तो आपकी जीभ बाहर होगी, उस टाइम आप काट नहीं सकते। यानी कि जो चाटता है वो काट नहीं सकता। तो ये चाटने वाले हलवाई के ततैये साबित हो गए, यानी सत्ता का सुख किसानों की ऊपर या किसानों के हितों को ताक पे रख करके सत्ता का सुख ले रहे हैं, इस भाव से उन्होंने ये कहा था। तो इससे जो है काफी ज्यादा विवाद हुआ। और उसके बाद जो स्थिति जयंत चौधरी की आजकल है वहां पर, वो एक चीज और हो गई। अभी 2-3 दिन पहले शायद संडे को ही ये एक मेरठ दिल्ली आरआरटीएस एक नमो भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी, योगी जी वहां मेरठ आए थे। तो वहां पर मंच पर जो है जयंत चौधरी भी थे, लेकिन जयंत चौधरी का रोल केवल ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं था। वहां पर इनको भाषण करने का मौका भी नहीं दिया गया, जबकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, ये एलआई थे। तो एक एलआई पार्टनर जो आपको लोकसभा में 2 सीट इनकी हैं उसमें आपकी मदद कर रहा है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में शामिल है, सरकार में शामिल है, तो उसको आपने मौका ही नहीं दिया। इससे ये पता लगता है कि जयंत चौधरी की भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार में क्या हैसियत या औकात है और कितना वो उसको सम्मान देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उसको भगा भी दिया जाए तब भी वो उनको नहीं काटेंगे, क्योंकि वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो ये चीज और ज्यादा मेरठ वाली रैली में जो है साबित हो गई।
तो ये पूरा का पूरा विवाद जो है इस वक्त पश्चिम यूपी में जो है खड़ा हुआ है। और जिस विषय में जो हलवाई का ततैया है, बड़ा मतलब पहले इन्होंने अपने आप को एक बार चवन्नी भी कहा था कि साहब मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा, क्योंकि ये वहां जाकर के भाजपा के अंदर जब शामिल हुए उससे पहले इनका ये बयान होता था कि साहब मैं तो स्थिर हूं और मैं तो विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हूं। तो हलवाई का ततैया भी ये बन गए। उसके बाद क्योंकि ये पलट पलट के वहां चले गए तो स्वयं साबित इन्होंने कर दिया कि ये चवन्नी भी हैं। और अब इनकी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि ये चवन्नी नहीं है, मैं तो कहूंगा ये खोटी चवन्नी है, ना तो किसानों के किसी काम के हैं और इनको चूस करके बाहर फेंकने का काम, दूध में मक्खी की तरह निकालने का काम जो है कभी भी आगे जाकर के हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो 2027 के बाद इनकी हालत एक एक कहावत है, मैं कोई हल्का बोल या बेइज्जती करने के लिहाज से नहीं कह रहा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसी स्थिति भी इनकी हो सकती है। और इसका हमारे सामने उदाहरण भी है। यही चीज जो है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने की थी। किसानों के विरुद्ध जाकर के, किसानों के वोट लेकर के वो सत्ता में बैठे, 4 साढ़े 4 साल तक उन्होंने सत्ता की मलाई चाटी। उसके बाद उनको दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया गया। बाद में उनकी जो है 2024 के हरियाणा चुनाव में जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट एमएलए वो नहीं बन पाए, कोई भी उनकी पार्टी में एमएलए नहीं बन पाया। और अंत में वो घर के ना घाट के मारे मारे फिर रहे हैं। यही हाल इनका भी होने जा रहा है। इनकी जो हरकतें हमें दिखाई देती है। जी। जी, तो पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र भाई, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका भारत की जो डील है, इसकी पहली गाज आपको जयंत चौधरी पर गिरती दिख रही है? देखिए, जब तक ये चाटते रहेंगे तब तक वहां कुछ नहीं होगा। प्रशंसा होगी, लेकिन गाज इनके ऊपर गिर गई है जनता की वास्तव में। वही इसको बोल थोड़ा रहा हूँ सा मैं, मैं जनता विस्तार की से वजह से। बताना चाहता हूँ कि जनता की जो गाज गिरी है, जिसका परिणाम 2027 के चुनाव में इनके सामने आएगा, वो दर्शकों तक जाने बहुत जरूरी है। देखिए, जब ये तमाम जो है अत्याचार कह लीजिए, या जो है हितों के ऊपर कुठाराघात किसानों के कह लीजिए या जाट समाज के कह लीजिए, जो 10-12 साल से मोदी सरकार चली जा रही है, उसके बावजूद भी ये भाजपा में जो शामिल हुए, इससे भारी रोष जो है जनता में, किसान बिरादरी में, विशेषकर जाटों में बना हुआ है। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि 2014 में यूपीए सरकार ने, जिसमें इनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री के रूप में शामिल थे, उस वक्त कांग्रेस ने, और उसमें अजीत सिंह जी का भी बड़ा अच्छा रोल था, उन्होंने जाटों को आरक्षण दिलवाने का केंद्रीय सूची में काम किया। लेकिन 1 साल के अंदर ही उसको, क्योंकि सरकार बदल गई, लचर पैरवी हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2015 में। उसके बाद जो है लगातार प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग बुलाई, बार बार गृह मंत्री ने भी जाटों की मीटिंग बुलाई, हर चुनाव से पहले वायदा किया कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो आरक्षण का एक बहुत बड़ा जो है नुकसान ना मिलने के कारण या छीनने के कारण जाटों को हुआ है, जिसमें हमने जो एस्टिमेट लगाया है, क्योंकि मैं लगातार जाट आरक्षण आंदोलन से शुरू से जुड़ा रहा, और हमने दिल्ली का पानी रोकने से लेके रामलीला मैदान से लेके मैं जो है मेरठ और तमाम जगह रैलियां और बहुत धरने प्रदर्शन इसमें किए। तो जाटों के लगभग 1 लाख बच्चे हर साल यूनिवर्सिटीज में, अच्छी में, केंद्रीय संस्थानों में, आईआईटी हो, आईआईएम हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, या तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बीएचयू वगैरह, उसमें आते और उनका अच्छा एक उज्जवल करियर बनता। तो 1 लाख प्रति वर्ष बच्चों के हिसाब से 12 लाख पिछले 10-12 सालों में, एक तो ये नुकसान हमारा बड़ा हो गया। और जाट आरक्षण मिलने की वजह से जो हमारे केंद्रीय सेवाओं में हमें और अन्य राज्यों में हमें मिलते जॉब्स, केंद्रीय सरकार के द्वारा, जैसे कि आईएएस बनते, आईपीएस बनते, बैंक पीओ में आते, तो वो तमाम हमारे लगभग जो है 1 लाख और जो है हमारा नुकसान हुआ। और उसमें हमने अंदाजा लगाया है कि 40-50 तो हमारे अतिरिक्त आईएएस आईपीएस बनते, और 10 साल में 400-500 आईएएस आईपीएस का कैडर जाटों का तैयार हो जाता, तो बहुत बड़ा जो है लाभ होता। वो सारा का सारा नुकसान हो गया, यानी इतने सारे परिवारों का नुकसान हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2014 में जो बच्चे हमारे बड़े बैंकों में लग गए थे, उन सबकी नौकरी हट गई, उनकी जो है शादियां टूट गई, उनकी सगाई टूट गई, और उनका उनका बड़ा बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ। हमने उनके लिए जो है बार बार धरने प्रदर्शन किए, लेकिन जाट आरक्षण
मोदी का वायदा होने के बावजूद भी नहीं किया गया। पहला ग्रीवांस तो सबसे बड़ा ये है। उसके बाद जब ये 2014 में चुनाव हारे थे चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी दोनों, जयंत चौधरी मथुरा से और चौधरी साहब यहाँ से बागपत से, तो इनकी कोठी खाली कराई गई। जो 12 तुगलक रोड कोठी है वो किसानों का बहुत पुराना घर है। चौधरी चरण सिंह जी उसी कोठी में रहा करते थे और पूरे देश का किसान आंख बंद करके वहां पहुंच जाता था, गेट उसके खुले रहते थे, तो अपना घर मानते थे। तो इनकी बेइज्जती करके, इनका बिजली पानी काट के, इनके बर्तन भांडे फेंक के इन्होंने उनको बाहर निकाला। उस दिन इन्होंने सारे देश के किसानों का आह्वान किया कि साहब यहाँ चौधरी चरण सिंह किसान भवन बनना चाहिए, उनका स्मारक बनना चाहिए। उसमें हम भी गए, हमने भी गिरफ्तारी वहां दी। शाम तक मैं खुद जो है सैकड़ों किसानों के साथ मंदिर मार्ग थाने पे मुझे डिटेन करके रखा गया, शाम को छोड़ा। तो और भी बाकी किसान नेताओं को भी, चाहे वो ये टिकैत बंधु हो, सब वहां पर गिरफ्तारी उन्होंने दी। तो हम चाहते थे कि भाई किसान भवन बने, किसान भवन का उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। ये दूसरा बड़ा ग्रीवांस है। उसके बाद जब ये आपने देखा होगा कि हाथरस कांड जो हुआ था, जिसमें एक हमारी दलित जो है बेटी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसको देखने के लिए स्वयं जब जयंत चौधरी जा रहे थे तो इनके ऊपर ही लाठीचार्ज हो गया। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ और इनके लाठियां लगी। तो उसके बाद जो है लखीमपुर ये जो कांड हुआ किसान आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन में हमारे लगभग 750 से ज्यादा किसानों की शहीदी हुई। महिला पहलवान आंदोलन में हमारी महिला पहलवान बेटियों की 10-12 साल से बेइज्जती एक व्यक्ति करता रहा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर अग्निवीर थोप दिया जाता है, किसान बिरादरी के बच्चे वहां पर जाते हैं ज्यादातर भर्ती होने, वो हमारा एवेन्यू खत्म किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं, एमएसपी लीगल गारंटी आज तक वायदा करके हमें नहीं दी गई। एमएसपी की वजह से भी लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमारा हर साल हो रहा है। और जो है भर्ती ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जिनकी शादियां हो जाया करती थी, भर्ती हो जाते थे, वो बेचारे वह गांव में मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि 4 साल की भर्ती के वजह से किसी की शादी नहीं हो रही है जो अग्निवीर है। तो ये तमाम जो चीजें ग्रीवांसेस थे, उसके बावजूद भी ये वहां चले गए। और वहां जब गए तो भैया जिनकी वोट लेकर के आप वहां गए हो, इनका दरअसल 2017 में एक विधायक आया था, वो भी भाग गया था भाजपा में। तो 2022 में जो इनके 8-9 विधायक जीते थे राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के, वो जीते थे किसान आंदोलन की वजह से, जो हम लोगों ने किया था दिल्ली के चारों तरफ। उसकी वजह से जो है इनका जो है गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, इनके 8-9 विधायक आ गए और इनको खुद को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेज दिया। जबकि यूपी में राज्यसभा जाने के लिए लगभग 38-40 विधायकों की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद 8 विधायकों में इनको राज्यसभा दे दी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एहसान किया ना आपके ऊपर, आप उनका एहसान भी भूल गए। उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो इनके 2 लोकसभा सांसद आए, जबकि वो 7 सीटें दे रहे थे समाजवादी पार्टी, इन्होंने पाला बदल लिया। तो तब से भारी रोष इनके खिलाफ पनप रहा है। तो खेत तो इनके बिक चुके, मतलब जिसमें से ये फसल फसल पड़ी है इनके पास 8-9 विधायकों की, 2 सांसद और स्वयं अखिलेश यादव द्वारा इनको जो राज्यसभा सांसद बनाया गया था। तो ये इनकी पॉलिटिकल स्थिति, इनकी जो नीचे की जमीन है वो खिसक चुकी है। और उसके बाद इनके साथ जो लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, ये ततैया वाली बात आई या इनको भाषण नहीं देने दिया जा रहा है, तो हमें धीरे धीरे लग रहा है कि पूरी तरीके से इनको, इनकी पार्टी को समाप्त करने का काम जो है भाजपा अंत में कर देगी। तो जिससे ये साबित होगा कि ये किसानों के भले में नहीं थे, तो अंत में जाकर के इनका भी राजनीतिक रूप से दुष्यंत चौटाला की तरह इनका भी अंत अगले साल ऐसा लग रहा है कि होने जा रहा है। जी। चौधरी साहब, एक चीज इसमें और जानना चाहूँ, क्योंकि आप किसान राजनीति से इतने जुड़े हैं, किसानों के साथ इतने जुड़े हैं, किसान संगठन आप चलाते हैं, ये जो इंडो यूएस डील है, इसको लेके अभी किसान के अंदर या जो जितने भी देश के किसान हैं, क्या परसेप्शन है? और दूसरी बात, क्या जो राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया है कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कैबिनेट के सदस्यों को पूछे ही मोदी जी ने अपने लेवल पे ही ये डील साइन कर दी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? नहीं देखिए, मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी तो केवल अदानी, अंबानी और एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी, इन लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट है। भाई सबको पता था कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप, ये मुद्दा वहां के यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला है। तो आनन फानन में उसके आदेश से पहले ही आपको डील करने की क्या आवश्यकता थी? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सबके फेवर में आया, उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि ऐसा ट्रंप साहब आप नहीं लगा सकते टैरिफ हर एक देश के ऊपर।
तो ये तो नेचुरली ही आपके ऊपर, अब उन्होंने 10% कह करके 15% कर दिया, आप 18% पे डील ले आए, और 25% जो तेल आप कच्चा तेल खरीदते थे रूस के साथ, जो आपका पुराना रणनीतिक सहयोगी है, हथियार भी वहां से बहुत सारे आते हैं, और ज्यादातर हथियार जो है हमारे पास आज भी रूस मतलब रशियन मेड है। अगर वो स्पेयर पार्ट देना बंद कर दे, आप क्या कर लोगे? तो और जो आपके खिलाफ अमेरिका ने तमाम काम 71 की लड़ाई में किए, 7वां बेड़ा भेज करके, और तब भी जो है रशिया ने हमारा साथ दिया, रूस ने साथ दिया। तो ऐसे स्थायी साथी को जो है एक तरीके से हमने धोखा दिया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में हमारा गला फंसा हुआ है, गर्दन फंसी हुई है। तो इस वजह से जो है ये तमाम डीलें कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र तो कोई भी सरकार आई हो, उसने कभी भी किसी सरकार के सामने कोई समझौता नहीं किया। और इनका खुद का भाषण है, 2-3-4 महीने पहले कह रहे थे नहीं नहीं किसानों की वजह से मुझे बड़ी क्षति होगी, बड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन किसानों की मैं रक्षा करूंगा। क्या रक्षा की आपने? आप 2 मिनट में डील कराए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको एक तरीके से खारिज कर दिया। अब उसको फाइनल करने के लिए किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से नहीं जाते हैं। और आज भी अब जो ये इनका दौरा चल रहा है वहां पर इजराइल वाला, वहां पर ये क्या करते हैं, तो ये सारा सारा घालमेल इनका इजराइल का और यूएस का इस और चाइना, इन इन 2-3 देशों से इनके मन में बड़ा भय है। तो इनके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट है? अदानी की क्या सीक्रेट है? अंबानी की क्या सीक्रेट है? हरदीप पुरी की क्या सीक्रेट है? या जयशंकर जो विदेश मंत्री उसकी क्या सीक्रेट है? या खुद मोदी की क्या सीक्रेट एप्स्टीन फाइल में है जिसकी वजह से डरे हुए हैं? और जो जैसा ट्रंप कह देता है, ट्रंप ने कम से कम 70-72 बार तो ये कह दिया कि मैंने फैसला कराया था भारत पाकिस्तान का, जो आपका पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैंने सीज फायर कराया था, और उसने घोषणा भी की थी, उसके बाद सीज फायर भी हुआ था। तो जो है क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके अंदर इतना ज्यादा भय है और आप उसके सामने चुप नहीं करते हैं? छोटा सा देश जो यूक्रेन है, जेलेंस्की है, उसने व्हाइट हाउस के अंदर ही तमाम जवाब दे दिए उसको वहीं बैठ करके, वो नहीं झुका, जबकि वहां अकेला बैठा हुआ था, चारों तरफ उसका खुद का मंत्रिमंडल बैठा हुआ था ट्रंप का। तो ऐसी मजबूती दिखाने के बजाय अब ये उस टाइम के बाद से जहां पर भी ट्रंप होता है उस सम्मेलन में ही नहीं जाते, कहीं ट्रंप इनकी बेइज्जती ना कर दे। और ट्रंप को इनकी सारी सीक्रेट का पता है। ट्रंप तो कह चुके मैं इसका करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ट्रंप के पास कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये भयभीत हैं, और जिसकी वजह से ये तमाम जो जहां वो कहता है वो वहां देश को बेचने का काम करते हैं। और इस वजह से किसानों में भी भारी रोष है। किसान एक तो उसका एक्चुअल क्या क्या चीज उसमें होगी उसको तलाश रहा है। अभी तक तो सब चीजें नेगेटिव ही आई हैं, जो भी आई हैं, और आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे इसमें आंदोलन किया जाए, लेकिन किसी हालत में भी किसान इस डील को होने नहीं देगा। जी। देखिए पुष्पेंद्र भाई, जिस स्टेट में मैं बैठा हूँ, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ पर बागवान है, सेब का हमारा मेन वो है। सेब जो उगाने वाला किसान है वो तो इस वक्त बहुत डरा हुआ है, मैं आपको सही बताऊं। पहले जो एफटीए हुई उसको लेके और अब ये जो डील हुई है, सेब का किसान को लगता है कि पहले ही हमें बहुत कम रेट मिलता था, अब जब बाहर का सेब मार्केट में आ जाएगा तो हम उस क्वालिटी को मैच करने के लिए कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी, या तो उस क्वालिटी को मैच नहीं कर पाएंगे। ये डर मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक सेब का बागवान हूँ। जो दूसरे किसान हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली, इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मेजर खतरे हैं, ये अभी तक चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक डिफेंड कर रही है, एक आरोप लगा रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मेजर अगर हम 5-6 बड़े पॉइंट के कि ये खतरा एग्रीकल्चर सेक्टर को इस डील से, वो अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बता पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो जो आपने सेब की बात की, तो सेब यहाँ वहां का जो किसान है उसको औसतन 65 लाख से लेकर के 70 लाख रुपए, रुपए में कन्वर्ट करके कह रहा हूँ, वहां तो डॉलर में मिलता है, वो सब्सिडी दी जाती है किसान को, एक किसान को ही मिलती है। अब मुझे तो लगता है इतनी सब्सिडी अगर आपके घर पहुंचा दी जाए तो आप कह देंगे भैया सेब बोना है सेब बोलो, लीची बोनी है लीची बोलो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, हुँ, मेरा खेत खाली। जो ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 70 लाख रुपए मुझे हर साल बैठे हुए दे देना। तो उसके बाद वो जो उगाता है उसको जबरदस्ती यहाँ भेजा जा रहा है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ज्यादातर वहां फसलें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वहां के सेब में उतना स्वाद भी नहीं होता, लेकिन उसको क्योंकि सब्सिडाइज्ड है वो किसान, वो अपना भरण पोषण डायरेक्ट जो पैसा मिल रहा है सरकार से उसके बलबूते पे कर सकता है, तो उसके सेब की कीमत बहुत कम होगी, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ के सेब के किसान चाहे कश्मीर के हों, चाहे आप हिमाचल के हों,
और बाकी और जगह थोड़ा उत्तराखंड वगैरह, तो ये सारे के सारे किसानों पे भारी आफत आ सकती है। पहले बात तो है ये। इसी तरीके से जो ये अपने बादाम वगैरह हैं, अखरोट हैं, या ये सूखे ये जो है ट्री नट्स जिनको कहते हैं, उसके किसान की बात है। अब जो मेजर फसल हैं 3-4 जो वहां से आ सकती हैं, एक तो कपास की बात है, कॉटन, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है लाल ज्वार, ठीक है जी। ये 3-4 फसलें जो है वहां से, एक है मक्का बहुत बड़े पैमाने पर, तो मक्का और सोयाबीन भी वहां जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसकी पैदावार भी बम्पर होती है वहां पर, और सबसे बड़े प्रोडक्शन जो है मक्का का वहां होता है। तो मक्का को वहां पर जब ये उसकी, जैसे यहाँ पर सरसों की पेराई के बाद या सोयाबीन के बाद खल निकलती है, खली कहते हैं कुछ, खल निकलती है जिसको पशु आहार में इस्तेमाल किया जाता है, तो फल तेल निकल बोलते हैं, जाता है। जी। तो डीडीजीएस कहते हैं उसको, डिस्टिलर्स ड्राई ग्रेन्स, तो वहां पर एथनॉल वगैरह भी बनती है इन जो जैसे मक्का वगैरह से, तो उसको पेराई के बाद यहाँ भेजा जाएगा। तो यहाँ के जो मक्का किसान है वो निश्चित रूप से बर्बाद होंगे, सोयाबीन के किसान है, कॉटन है, और दालों के विषय में भी इन्होंने एक टर्म पहले इस्तेमाल कर ली थी कि पल्सेस भी वहां से आएंगी, तो वो किसान भी हमारा बर्बाद होगा। और जो आपका चावल होता है, टूटे हुए चावल से एथनॉल यहाँ पर बनता है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रेड एथनॉल आने की संभावना भी है, वो हमारे जो सारी इंडस्ट्री बर्बाद होगी। तो कहीं ना कहीं, और जब ये किसान मक्का का है या सोयाबीन का है या बाकी जो फसलें मैंने बताई, तो एक तिलहन वाला जो है, तिलहन में हमारी पहले से ही 1.5-2 लाख करोड़ का तिलहन तेल हम आयात करते हैं, पाम ऑयल वगैरह। यहाँ पर हम सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट। पल्सेस हम 40-50 हजार करोड़ की हम हर साल आयात करते हैं, तो ये सारे आयात हमारे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमारी बाकी फसलें जो है कम हो जाएंगी। और ये जारी जो फसलें मैंने गिनाई, ये कम पानी इस्तेमाल करती हैं, तो क्योंकि वहां नुकसान होगा तो वो जो है शिफ्ट हो जाएंगे फिर गेहूं चावल पर या गन्ने पर। गन्ने में भी नुकसान होगा क्योंकि एथनॉल अभी बन रहा है गन्ने से, तो उसकी वजह से जो है गन्ने का प्राइस मेंटेनेबल तरीके से दे दिया जाता है कहीं ना कहीं, चाहे वो डिले होकर के मिले, गन्ना मिल नहीं तो हाथ खड़ा कर देंगी कि साहब गन्ने में से जो एथनॉल हमारा बिकता था वो नहीं बिक पा रहा है। तो ये कई चीजें हैं जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। और क्योंकि ये खुलासा नहीं करते हैं, कुछ अदर थिंग्स भी इन्होंने डाली थी एक वर्ड, कि भाई कुछ अन्य चीजें भी आएंगी, तो हो सकता है और कई चीजें अंडरग्राउंड तरीके से या चुपचाप फाइन प्रिंट में, वो फाइन प्रिंट सामने इसीलिए नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी ने जो बात उठाई है बिल्कुल ठीक है, जब भी कोई महत्वपूर्ण डील हो तो पहले कैबिनेट के सामने आती है, उसका मसौदा होता है, उसके विषय में पार्लियामेंट चल रही थी पिछले दिनों, उस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी कि साहब ये सामान हम डील करने जा रहे हैं, आपकी मोहर हो तो हम आगे बढ़े। तो ये तो सब चीजों को जो है बिल्कुल तानाशाही जिस तरह का व्यवहार इनका है उस तरीके से कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट तो बहुत मजबूत संगठन होता है, मैं आपको बताऊं। पार्लियामेंट इतना मजबूत होता है, मैं पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा था, ये उसमें बताया है कि भाई ये गन्स जर्म्स एंड स्टील, ये जो है पुलिट्जर प्राइज विनर किताब है, इसमें भी दिया है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट इतनी मजबूत थी कि उन्होंने राजा के खिलाफ 1649 में जो उनका वहां सिविल वॉर हुआ था, किंग चार्ल्स को ही की बलि ले ली थी। वहां पर जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसीलिए वो इंग्लैंड आगे है। और खेती किसानी के विषय में भी इसमें, इस किताब में जो मैंने अभी रेफरेंस किया आपको, बताया है कि जिस देश में खेती मजबूत होती है वहां पर वही बाद में शक्तिशाली बनता है। गन्स जर्म्स एंड स्टील बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पढ़नी चाहिए। तो ये खेती को कमजोर करने में लगे हुए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ये कमजोर करने में जो है लगे हुए हैं। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप कमजोर करेंगे, खेती को आप कमजोर करेंगे, लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, विपक्षियों को नहीं बोलने दिया जा रहा है। उस डील के खिलाफ अभी जो यहाँ पर प्रगति मैदान में जो एक एआई वाला समिट, उसमें खिलाफ उन्होंने जो प्रदर्शन किया, कांग्रेस के जो है युवा नेताओं ने उनको गिरफ्तार कर लिया, कोई मतलब ही नहीं था इस चीज का। तो ये सारी की सारी चीजें, सीबीआई ईडी छोड़ देना, विरोधियों को ना बोलने देना, जुडिशरी का चुप रहना, प्रेस का बिल्कुल उनकी गोदी में बैठे होना, चुनाव आयोग का बिल्कुल जो है निष्पक्ष चुनाव ना कराना, बेईमानी कराना, तो ये सारी मैं तो बड़ी विस्तार से कुछ चीजें पिछले 2-3 महीने में मैंने पढ़ी। इसकी वजह से बड़े बड़े देश फेल हो जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया किताब है, वाई नेशंस फेल, इसको पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। यही सारी हरकतें जो है मोदी जी आजकल कर रहे हैं, और ये किस तरीके से डेमोक्रेसीज खत्म होती हैं। ये मैंने अभी पिछले दिनों हाउ डेमोक्रेसीज डाई,
ये किताब पढ़ी। तो इनमें ये सारी चीजें वही हैं। और जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तो अंत में सिविल वॉर छिड़ जाती है। इसके लिए भी हाउ सिविल वॉर स्टार्ट, ये बड़ी अच्छी किताब आई। मैं मतलब मैंने कहा आपके दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सब चीजें जब मैं पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा देश भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और वास्तव तो ये है कि मैंने तो हिटलर की भी एक किताब अभी पढ़ रहा हूं मैं आजकल, द थर्ड राइट, ये पढ़ी है। इसको अगर आप देखेंगे, ये भी जो है बड़ी सैमुअल्सन प्राइज इसको मिला हुआ है। इसमें सारी हरकतें 10 चैप्टर मैंने पढ़े हैं, वही हैं जो मोदी कर रहे हैं, वही हिटलर कर रहा था। इसी तरीके से विपक्षियों को दबाना, इसी तरीके से पुलिस छोड़ देना, प्रेस को बंदी बना लेना, लोगों को जो है सब तरीके से प्रताड़ित करना, ये सारी हरकतें हमारे देश के अंदर जो हो रही हैं, ये हमारा सारा लोकतंत्र उसी डायरेक्शन में जा रहा है कहीं ना कहीं। जहां पर जो है आप वहां पर जूस के खिलाफ था, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है तमाम आपकी नीतियां। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान लोकतंत्र का ये कर रहे हैं। और इसमें जयंत चौधरी जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं, इसलिए जयंत चौधरी के प्रति जो है बहुत बड़ा गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जयंत चौधरी वाला प्रश्न है, उसमें भी मैं थोड़ा सा और एक चीज और क्लैरिफाई आपके लिए कर दूं। देखिए, जयंत के 8-9 विधायक हैं, मैं तो उनके विधायकों से भी कहता हूं, 9 विधायक हैं आपके, और आपको बिना जाटों की वोट के आप जीत नहीं सकते। मुसलमान तो आपको अब वोट देगा ही नहीं। पिछली बार तो मुसलमानों ने वोट दे दी थी क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन था और आप इंडिया गठबंधन के साथ थे। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा नहीं। और आपको 2 लोकसभा की सीटें दी हैं। 2 लोकसभा की सीटों के हिसाब से एक लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं यहाँ पर यूपी में, तो 10 सीटें आपको मिलेंगी। ब्रज क्षेत्र में आपका एक विधायक है, ब्रज क्षेत्र में ना ये जाते हैं ना इनका कोई मतलब है जयंत चौधरी का आजकल, तो वो सीट तो उनको मिलने की कोई संभावना है नहीं। 10 सीटें इनको यहाँ मिलेंगी विधायक की। 10 में से जाट वोट देंगे नहीं, मुसलमान वोट देंगे नहीं। जब बेस वोट ही आपके पास नहीं है तो आप किस आधार पर अपने विधायक जीत जाएंगे। और यहाँ पर लोकदल में जो सीट जो टिकट है वो रिपीट बहुत कम होते हैं। तो विधायकों से मैं कहना चाह रहा हूँ, 5 सालों में से 4 साल आपके निकल चुके हैं। विधायक गणों सुन लो ध्यान से। और उसमें से जो है आप बाहर खड़े हुए हो। आप जो है 6 विधायक मिलके, और किसान आपको अगले से, अब एक तो टिकट आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको वोट नहीं मिलेगा, तो आप दोबारा विधायक नहीं बन पाओगे, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आप कम से कम किसानों के पक्ष में कुछ तो आवाज उठाओ। आप कह सकते हो, और मैंने तो उनको बताया भी है, 1-2 जगह मैंने और भी कहा है, अरे शिवसेना के एकनाथ शिंदे से सबक ले लो। जाकर के 2 इनके सांसद हैं लोकसभा के, और ये खुद राज्यसभा का सांसद है। तो राज्यसभा के सांसद की तो बहुमत में कोई कीमत होती नहीं है। लोकसभा में जो बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। और 240 सीटें जो है भाजपा की हैं। तो कमजोर विकेट पे इस वक्त जो है मोदी खड़े हुए हैं। तो जो लोकसभा के 2 सांसद हैं, एक बागपत से है राजकुमार सांगवान, एक बिजनौर से है चंदन चौहान, ये जाट है वो गुजर है। अरे भैया दोनों चले जाओ, मोदी जी से कहो कि मोदी जी ये काम कर दो, एमएसपी, लीगल गारंटी और ये सब चीजें दे दो, और जाटों के लिए आरक्षण जो आपने वायदा किया था वो दे दो। तो ये कुछ काम आप करवाओ और कह दो साफ साफ शिवसेना वाले की तरह, एकनाथ शिंदे की तरह, कि भैया ये हमारी पार्टी है। 6 विधायक और 2 सांसद मिलकर के, खुद दोनों 2 विभाग हैं इनके पास, जयंत चौधरी के पास आज की तारीख में। एक है वो स्किल डेवलपमेंट, दूसरा है शिक्षा विभाग। अरे शिक्षा विभाग के हिसाब से पश्चिम यूपी के लिए आपने क्या कर दिया? कोई आईआईटी लाए हो, कोई एम्स लाए हो, कोई और संस्थान आईआईएम आपने कुछ खोला है? कुछ नहीं खोला। तो भैया विधायकों और सांसदों, लोकदल वालों, तुम्हारा कोई राजनीतिक भविष्य बच नहीं रहा लोकदल में, क्योंकि लोकदल को खुद ही वोट नहीं मिलेगी अगली बार। टिकट तो तुम्हें मिलना दूर ही है, वोट मिलना उससे भी दूर है। तो कम से कम 1 साल जो बच रहा है, और सांसदों के लिए अभी 2029 तक का समय है, जाओ अपने आप को नई पार्टी घोषित कर दो, जैसे शिवसेना वाले ने करी है। अगर हिम्मत है तो उस काम को करो, नहीं तो आपका वैसे भी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रह जाओगे। कम से कम ऐसा करके आप मंत्री बन सकते हो। मंत्री बनोगे तो कम से कम 4 काम किसानों के फेवर में करा के, और फिर जो है आप क्षेत्र में जा सकते हो, और इसको साइड में बैठने दो। तो ये मैंने इनके विधायकों में भी बड़ी बेचैनी है, क्योंकि इनको कोई, इन्होंने जो मंत्री एक बनाया यूपी में, वो भी जो है अपने बेस वोट से नहीं बनाया। बड़ी भारी वहां पर भी बेचैनी है, चाहे वो बुढ़ाना के राजपाल बालियान हो, इनके विधायक बड़े मजबूत और पुराने नेता हैं, या छपरौली जो इनका गढ़ होता था, चौधरी चरण सिंह लड़ते थे, वहां से अजय कुमार जी हैं, या अन्य हैं, या तो इन सबको जो है बड़ी चिंता है आगे के लिए कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, जाट नाराज होते जा रहे हैं, किसानों के प्रति हमने कुछ नहीं किया है, तो फिर किस लिए ये वोट दिए हैं?
वह जयंत चौधरी जी केवल आपको इसलिए वोट दी जाए कि आपको बड़ी कोठी मिल जाए, आप मंत्री बन जाएं, आप सत्ता की मलाई चाटें, आप हेलीकॉप्टर में हवाई जहाजों में देश विदेश की यात्रा सूट वूट पहनकर करें। नहीं, माफ कीजिएगा, आपको इसलिए वोट नहीं दी है। चौधरी साहब की विरासत का दम्भ आप भरते हैं, उनकी फोटो मेरे पीछे लगी हुई है। तो चौधरी साहब की कोई संपत्ति है, बैंक अकाउंट है, कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उसमें आपकी हिस्सेदारी नेचुरल बन सकती है। लेकिन इनकी जो लीगेसी, राजनीतिक लीगेसी है, वो तो हमारे बाप दादाओं ने, लाखों करोड़ों किसानों ने खून पसीना बहा के तैयार की है। उसमें आपको नेचुरली उनका पोता होने की वजह से थोड़ी हिस्सेदारी दे दी जाएगी या उसका मालिक आप बन जाओगे। आप उनका काम करते, उनके उनके उनकी नीतियों का अनुसरण करते। अब जैसे वेस्टर्न यूपी है, एक किताब में पीछे दिनों, ये इंडियन पॉलिटिकल लाइफ है पॉल ब्रास की, चौधरी साहब की, इसको आप पढ़ेंगे पता लगेगा, उन्होंने खुद प्रस्ताव दे रखा है कि वेस्टर्न यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए। इस काम को आप क्यों नहीं कराते हैं जयंत चौधरी? अलग राज्य छोड़ो, पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की बहुत दिनों से जो है आंदोलन चल रहा है, उसमें इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। तो जाट आरक्षण आप नहीं दिला सकते, एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दिला सकते, महिला पहलवाओं के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, अग्निवीर पर कुछ नहीं बोल सकते, और तमाम किसानों के ऊपर जो डील आ रही है उसकी आप तारीफ करते घूम रहे हो। तो भैया, आपको किस वजह से ढोए हम? अपने सर पर केवल इसलिए ढोए कि आप चौधरी चरण सिंह के पोते हैं? भैया, अब ये समय बीत चुका है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको जो है वोट मिलेगी, और वोट का भी सीधा सिद्धांत है, लाखों करोड़ों लोग वोट देते हैं इसलिए कि साहब हमारी भलाई करेगा ये नेता, नहीं करेगा उसको भगा दिया जाता है। तो इनको भी अलग हटाइए ताकि इनकी आंखें खुले और आगे जाकर के ये सुधर जाएं, और वरना इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। और जो विधायक और सांसद हैं उनको भी अब तय कर लेना चाहिए कि आप किसानों के साथ हैं तो तत्काल जयंत चौधरी से छुटकारा पाओ, अपनी राष्ट्रीय लोकदल नई बनाओ, और मजबूती से, नहीं क्या ओरिजिनल तुम्हारी मानी जाएगी अगर 6 जी, विधायक तुम लाए, जी। तो फिर उस तो एंगल पे आपको चलना चाहिए। जी। पुष्पेंद्र भाई, इसी सवाल को खींचते हुए मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल मेरा। जी। आपने एक दुष्यंत चौटाला का ज़िक्र किया और एक जयंत चौधरी का। दुष्यंत चौटाला में ये एक चीज़ थोड़ी-सी अलग है कि दुष्यंत चौटाला के जो पार्टी, ओरिजिनल पार्टी आईएनएलडी, कम से कम वो एक ज़िंदा है अभी, उसके नाम-लेवा है। लेकिन यहाँ आपने इस परिवार की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से फ़ॉलो किया। जैसे आपने कहा कि चौधरी साहब की पीछे तस्वीर भी आपने लगा रखी है। ये जो लेगेसी आ रही है, आपको लग रहा है कि ये जयंत चौधरी का जो अभी फ़िलहाल स्टैंड है और जो हाल हो रही है, जो आपने सारी कहानी और सब कुछ बताया, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परिवार की राजनीति को ही एक तरह से दफ़ना दे? देखिए, इनकी राजनीति वास्तव में दफन हो चुकी है। मैंने इसलिए तो कहा खेत तो बिक चुके हैं। अब ये पिछली वाली फसल पड़ी है 2024 की और 22 की। ये 22 वाली अगली 27 में खत्म हो जाएंगे, और 24 वाले जो है वो बाद में खत्म हो जाएंगे। और जयंत चौधरी की भी आपके दर्शकों के लिए बता दूं, 2028 में इनकी राज्यसभा खत्म हो रही है टर्म। तो 28 में खत्म हो जाएगी, तो इनके पास 40 विधायक तो है नहीं कि इनको कोई बना दे। भाजपा क्यों बनाएगी भाई इनको राज्यसभा? तो इनको जो है कम से कम सीख लेनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला में आपने सही कहा, जो ओरिजिनल ब्रांच है वहां अभय चौटाला है, उनसे सबक लेना चाहिए। अभय चौटाला मजबूती से किसानों के साथ खड़े हुए, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। इसी तरीके से राजस्थान में बड़े मजबूत हैं हनुमान बेनीवाल, उनसे सबक लेना चाहिए। हनुमान बेनीवाल लगातार जो है, उन्होंने भी एनडीए में थे, एनडीए को ठोकर मार के बाहर निकले किसान आंदोलन के दौरान, दोबारा से अब सांसद बनकर के वापस आए हैं, और जहां भी किसानों की बात होती है मजबूती से उठाते हैं अपनी बात को। मैंने खुद उनके चुनाव में, जो 2023 वाला चुनाव था, खुद 1 डेढ़ महीने में रहा वहां पर, तो उनकी मदद की। तो ऐसे नेताओं को जाट समाज को बढ़ाना चाहिए, और जाट समाज को भी ये भी सोचना चाहिए कि ये जो 4-5 राज्य मिलाकर के, जिसको आम भाषा में पत्रकारिता में सब जाटलैंड कह देते हैं, वेस्टर्न यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इसमें अधिकतर जाट कांग्रेस की डायरेक्शन में चलता है, और कांग्रेस भाजपा के मुकाबले जाटों और किसानों के लिए 1000 गुना अच्छी पार्टी है। कांग्रेस ने तो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। क्या चौधरी चरण सिंह के पास इतने सांसद थे कि प्रधानमंत्री बन जाते? क्या उसके बाद कई राज्यों में जो है, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, लगातार मुख्यमंत्री बनाती रही है कांग्रेस। केंद्र में कई कई कैबिनेट मंत्री बनाए, बलराम जाखड़ जी स्पीकर लोकसभा के बनाए। तो ये तमाम पदों से सुशोभित आपको किया, सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी दी। और जब सारा जाटलैंड का जाट एक तरफ चलता है, तो वेस्टर्न यूपी के जाटों को भी कांग्रेस की डायरेक्शन में चलना चाहिए। वही आपका अल्टीमेट जो है, वही आपका भला है, किसानों का भी भला है,
और राहुल गांधी ने जिस प्रकार का संघर्ष करके दिखाया है और किसानों के पक्ष में या जातिगत जनगणना या हिस्सेदारी देने की बात की है, एमएसपी देने की बात की है, निश्चित रूप से आगे आने वाला समय 29 के बाद कांग्रेस का समय होगा। कांग्रेस के साथ जब हम एकजुट होकर के चलेंगे तो हमें हिस्सेदारी भी ज्यादा मिलेगी, किसानों की ज्यादा भलाई होगी और इनका कोई भविष्य जो है जयंत चौधरी का मुझे आगे दिखाई नहीं देता है। जी जी, चौधरी साहब, बहुत डिटेल में, बहुत लंबी बातचीत में आपने बहुत कुछ बता दिया। स्थितियाँ दरअसल इस देश में मीडिया के मरने का सबसे बड़ा घाटा ये है कि खबरें एक जगह की दूसरी जगह तक पहुँचती नहीं हैं। वेस्टर्न यूपी में इतना कुछ हो रहा है, ये देश के दूसरे हिस्सों को पता होगा मुझे नहीं लगता। आपने जो सारी चीज़ें, सारी स्थिति एकदम से साफ करके रख दी है कि पहली गाज इस इंडो यूएस डील की जो पड़ी है, वो किस पे पड़ी है और कितनी बुरी पड़ रही है और आगे क्या होने वाला है। इस सब के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी सवाल बहुत थे मेरे पास, लेकिन वक़्त की कमी आपके पास है। तो अगली मुलाकात में बाकी सवालों को छोड़ता हूँ और अगली मुलाकात में फिर आपसे जो है वो और डिटेल में जानना चाहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मौका देने के लिए।